क्या कर रहा है? रुक! पकड़ उसे! यार रुक! क्या कर रहा है? रुक! 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 सर, ये रहा। बोल, क्या कर रहा था वहां पे? क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं किया। बोल, मैं कुछ नहीं किया साहब। क्या कर रहा था? साहब इसे जाने दीजिए, ये हल्दिया बेचारा पागल है, ये क्या बोलेगा? पागल है इसका मतलब लोगों को मार के खाएगा क्या? नहीं साहब, ये किसी को मार नहीं सकता और इस गांव में बहुत दिन से रहता है। कोई भी कुछ खाने को दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी जीव जंतु, मरा हुआ जानवर क्यों ना हो, कुछ भी खा के रह लेता साहब, लेकिन ये किसी को मार नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ पे रोज हाजिरी लगाने की बात आई क्या? नहीं साहब, वो पड़ोस के गांव में जगराता था ना 7 दिन का, तो वहीं पे इसे खाना पीना मिल जाता था और अभी हफ्ते भर बाद तो ये दिखाई दिया है। जाओ चले के जाओ। सर, कपड़ों को देख के लगता है कि किसी अच्छे घर की थी। सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र सब सही सलामत है। खाने काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाकी के सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। सर, इस लड़की की उम्र करीबन 23 साल की है। इसकी हत्या 3 दिन पहले यानी 20 की रात को हुई है। इसके सिर पर पत्थर जैसे किसी चीज से वार किया गया है। इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है? नहीं सर, क्योंकि स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, कोई खरोच भी नहीं है। इसकी डिटेल रिपोर्ट कब मिलेगी? तकरीबन 10 दिन बाद। हाईवे के पास पुलिस को एक युवा लड़की की लाश मिली जिसे एक मानसिक रूप से बीमार आदमी चबा रहा था। पुलिस के लिए भी यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस्म पर पड़े अनछुए जेवरों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यह हत्या पैसों के लिए नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से 2 बातें साफ हो गई थी। पहली यह कि सर पर पीछे से वार करने की वजह से लड़की की मौत हुई थी, और दूसरी अहम बात कि लड़की के साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। मगर वो लड़की थी कौन, वहां क्या कर रही थी, अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी, और उसे क्यों मारा गया? क्या वो मासूम किसी की निजी दुश्मनी का शिकार हुई थी? नहीं मारा था, नहीं मारा, उनको भूख लगा तो हमसे खाया था। सर, इतना मार खाने के बाद भी कुछ उगल नहीं रहा है। छोड़ दे। नहीं, रहने दो, थोड़ी हवा खाने दो, शायद सुर बदल दे। खाना आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। साहब, भूख लगा तो खाया था। सर, लाश का हुलिया समस्तीपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से मिलता है। ये देखिए, 2 दिन पहले किसी भूषण सिंह नाम के आदमी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी बहू नीलम 3 दिन से गायब है। सर, नीलम, नीलम। सर, मैं अपनी नीलम को ले जा सकता हूँ? नहीं, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही आप नीलम को ले जा सकते हैं। मिसिंग रिपोर्ट आपने 2 दिन बाद लिखवाई थी। घर पे झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपके अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध है? खुशकिस्मती थी हमारी कि हमारी शादी उससे हुई थी, बहुत ध्यान रखती थी हमारा। आपकी उनसे आखिरी बात क्या हुई थी? आई जी, नाश्ता तैयार हो गया है।
आपको काम पर नहीं जाना है क्या? जी काम वाम तो होता रहेगा, यानी हमसे बतिया भी तो लीजिए। छोड़िए ना, हम आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बनाए हैं, लिट्टी चोखा। तुमने खाया? नहीं नहीं, हम सोचे कि आपके बाद ही हम खाएंगे। आओ बैठो साथ में खाते हैं। नहीं। आओ 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 बैठो साथ खा लो। खाना जल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना घिनौना काम कर कौन सकता है। कमाल है सज्जन सिंह जी, वाकई में सब कुछ इतना अच्छा था तो ये मर्डर हुआ ही क्यों? तहकीकात में एक बात साफ निकल कर आई है कि ये मर्डर ना रेप की वजह से हुआ है ना लूटपाट। अगर मर्डर की वजह हो सकती है तो वो है दुश्मनी। जिस तरह से लाश को जलाया गया है उसे ऐसा लगता है कि हत्यारा उसे पहचान रहा था, इसीलिए वो उसकी पहचान मिटाने के लिए लाश को जलाना चाहता था। इससे यह लगता है कि खून किसी पहचान वाले ने ही किया है। और आप तो कहते हैं कि आपको किसी पे शक नहीं है या किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये बात तो हमारी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उस बेचारी को कौन मार सकता है। इंस्पेक्टर साहब, बचपन में ही माँ को खो दिया था उसने। मुझे ही अपनी माँ मानती थी, कहने को तो बहुरिया थी पर बेटी से कौनो कम नहीं थी। क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही है तू? छोड़, बस 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 बस। लगते हो ना एकदम हीरोइनिया। अभी सज्जन के बाबूजी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मेरी दुल्हनिया तो अभी तक जवान है और हम तो कभी गौर ही नहीं किए। क्या पता था कि हमारी किस्मत में बहू का सुख ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहू गई आपसे कुछ बात हुई थी उसकी? उस दिन तो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या कर रही है बहुरिया? माँ जी सब्जी काट दिए हैं, बस अभी छौंक लगाए देते हैं। अरे सब्जी रहने दे, छौंक हम लगा देंगे। तू जाके बगीचा में पानी डाल, नहीं तो आज सज्जन के बाबूजी हमका फिर गरियाएंगे। जी माँ जी अभी डाले देते हैं। आधे घंटे बाद जब हम बगीचे में गए तो वहाँ नीलम थी ही नहीं। हमका लगा कि बहुत धूप हो गया है, पेड़ों को पानी देकर वो अपने कमरे में गई होगी। अजीब बात है, आप दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन था, फिर भी आपकी बहू बिना बताए घर से चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम भी इसी सोच में हैं। अपने बहू को मोबाइल नंबर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, नीलम के पास कोनो फोन नहीं था, जरूरत ही नहीं थी ना। घर में सब चीज की सुविधा थी, अगर जरूरत होती तो हमारा ले लेती ना, पर ऐसा अक्सर होता नहीं था। देखिए, शहर के पार्टी अध्यक्ष हैं हम, पटना गए थे पार्टी काम से। जब वहां से वापस आए तो मालूम पड़ा कि हमें बहुरिया गायब हो गए। बहुत परेशान हुए हम, कैसे कैसे हमने रात काटी हम जानते हैं। तो सुबह होते ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और रिपोर्ट लिखवा दी। और रेगुलेशन तो हम भी जानते हैं, ऐसे ही पार्टी अध्यक्ष थोड़ी बन गए। अध्यक्ष जी आपकी बहुरिया का मर्डर हुआ है, किसी पर तो शक होगा आपको। आपकी सियासत में कोई ना कोई तो ऐसा दुश्मन है जो आपके परिवार के साथ बदला लेना चाहता है। हमारा पूरा लाइफ सबके सामने है, ओपन है एकदम। पब्लिक हमें बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है। हमारे ख्याल में तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो तो है, पब्लिक आपको लाइक करती है, पर कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपकी बहू नीलम को डिसलाइक करता है, वरना आज आप यहाँ नहीं होते अध्यक्ष जी। 20 तारीख को आप कहाँ पे थी? सर हम उस दिन कॉलेज गए थे, मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर का क्लास था, और जैसे ही हम कॉलेज से घर लौटे तो माँ ने कहा कि नीलम भौजी घर में दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा अरे चिंता काहे करती हो, जहाँ होगी आ जाएगी। वो मेरी भौजी ना थोड़ी सोशल टाइप थी, तो मुझे लगा कि आस पड़ोस में चली गई होगी। लेकिन जब बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे भी उसकी चिंता सताने लगी। फिर पता चला कि वो तो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सॉरी सर। आप दोनों ननद भौजाई के बीच में रिश्ता कैसा था? सर ननद भौजाई का तो रिश्ता था ही नहीं, हम तो एकदम फ्रेंडली थे सर, बहने जैसी। फिर भी आपको पता नहीं वो कहाँ जा सकती है? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? सर हम उनसे कभी कुछ पूछते नहीं थे, हमसे बड़ी थी ना। क्या आपने उसके परिवार वालों को उसके गुमशुदगी के बारे में इन्फॉर्म किया था? इतना बड़ा बात हो गया कि हम उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे? रविपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है। खबर सुन के बहुत शौक हो गए वो। ठीक है सिंह साहब, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन ये पटना वटना मत जाइएगा, क्योंकि हमें आपकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। अब दरोगा की बात कौन डाल सकता है? नमस्कार। रविपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है। सर। खान
हमारा थाना क्षेत्र सुल्तानगंज समस्तीपुर और राधेपुर के बीचों बीच है और नीलम की लाश राधेपुर के नजदीक मिली है। यानी कि यह मुमकिन है कि नीलम अपने बाप के घर जा रही हो या वहां से वापस लौट रही हो, उसी समय यह हादसा हुआ होगा। मगर जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक हमें उनकी बातों को सच मानना पड़ेगा। नीलम अपने मायके गई थी या नहीं गई थी, यह तो हमें उसके मायके से ही पता चलेगा। खान, नीलम के ससुराल के सभी फोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। बासितलाल, ताज्जुब की बात है, तुम्हारे जैसे गरीब परिवार का रिश्ता इतना बड़ा परिवार में। काली माता की कृपा हो गई साहब, वरना एक माली की बेटी को इतना बड़ा घर कैसे मिल सकता है साहब? आप ही बताइए साहब। बेटिया, काली माता तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरे। आज अगर तुम्हारी माँ होती ना तो बहुत खुश होती। ए फुलवा, आज अगर तुम भी होती ना तो इतना बड़ा घर में शादी नहीं होती हमारी नीलू की। बहन जी, हमारी बेटी का ख्याल रखना। अभी तक हमारी एक बेटी थी, अब हमारी 2 हो गई हैं। भैया, बहुत ही ऊंचे परिवार में आपकी बेटी का ब्याह हुआ है, वो भी बिना कोई लेन देन। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे बेटी ने। अच्छा, ये शादी तेरी मर्जी से हुई थी कि तेरी बेटी की मर्जी से? लड़का लड़की एक दूसरे को जानना तो बहुत दूर की बात है सर। एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हमने जहाँ बोला वहाँ हमारी बेटी ने शादी कर ली साहब। लाखों में एक थी हमारी बेटी साहब। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे हमारी जान ले ली होती, उसकी जान क्यों ली? कोई नहीं जानता था कि दरअसल उस रात को क्या हुआ था। नीलम के ससुराल वाले उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसका पिता भी मानता था कि नीलम के ससुराल वाले देवता थे। एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, मिलनसार, किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। सर के पीछे के घाव के अलावा जिस्म पर कोई खरोच तक नहीं थी। क्या वजह हो सकती थी उसे मारने की? किसे फायदा हुआ होगा उसकी मौत से? हर बीते दिन के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या तहकीकात के दौरान पुलिस ने किसी अहम सबूत को नजरअंदाज कर दिया था? क्या कुछ ऐसा था जो नाक के नीचे होने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था? सर, नीलम के ससुराल वालों के फोन नंबर्स की जांच कर ली है। 2 बातें सामने आई। पहला, 20 तारीख यानी जिस दिन नीलम की हत्या हुई, घर के सभी सदस्यों की लोकेशन ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने हमें बताया, और घर का कोई भी सदस्य हत्या वाली लोकेशन के आसपास भी नहीं था। और दूसरी बात? सर, एक नंबर ऐसा है जिस पे घर के सभी नंबरों से बात होती थी, ये रहा। जिस दिन नीलम गायब हुई थी उस दिन इस नंबर पे आखिरी बार कॉल गया था। उसके बाद इस पे अभी तक कॉल नहीं हुआ है सर। और सर, एक खास बात कि इस नंबर पे जितने भी कॉल्स हुए हैं सब आउटगोइंग थे, इनकमिंग एक भी नहीं था। ये नंबर तो इस डूबते केस के लिए तिनका साबित हो सकता है। इस नंबर का नीलम की हत्या के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हो सकता है कि नीलम के ससुराल का कोई आदमी इसमें शामिल हो और वो किसी प्रोफेशनल हत्यारे के टच में हो। वैसे ये नंबर है कहां का? राधेपुर का सर। लगाओ तो देखिए किसका है। सर, कई बार फोन लगाया लेकिन उठाता नहीं है। नहीं उठा रहा सर। इस नंबर के बारे में तो सिंह परिवार ही बता सकता है। अरे हम नहीं जानते हैं। जिस दिन याद आएगा बता देंगे दरोगा जी। और हमारा फोन तो ऑफिस में भी यूज होता है। किस किस पर रखे हम? हमें भी नहीं पता सर, ये किसका नंबर है। शिवा, तेरा नाम है?
साहब। समस्तीपुर के भूषण सिंह को जानते हो? क्या रिश्ता तुम्हारा उससे? पहले था साहब, अभी कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर वो लोग तुमको फोन क्यों करते हैं? तुम खास हो उनके? ना तो हम उनके खास हैं और ना ही वो सब हमको फोन करते हैं। सिर्फ नीलम हमको फोन करती है। चलो ले चलो इससे, दर चलो उसको उठा लो। अरे साहब, साला अंदर डाल उसको। अरे साहब, सच सच बता वरना बहुत पिटाएगा। बोल। साहब हम सच कह रहे हैं, हम बहुत प्यार करते थे उससे। काहे का प्यार बे? शादी के बाद वो खुश थी अपने ससुराल में, काहे ब्लैकमेल करता था उसे? तू टच में था उसके? कौन सा कुछ सच? अरे साहब हम कह रहे हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते थे, ब्लैकमेल काहे करेंगे साहब? अच्छा तो वो फोन क्यों करती है बार बार? उसने पैसा देना बंद कर दिया इसलिए घर से बाहर बुलाकर उसको मार डाला, या उसने रिश्ता रखने से मना कर दिया इसलिए उसकी जान ले ली? अरे नहीं साहब, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। आवाज नीचे। पुलिस स्टेशन है, इतना घर नहीं। देख तेरी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे हमें। सर आप कुछ देख ले, इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, सब उगलवा दूंगा। अगर कितना भी मार ले, कितना भी डरा धमका, यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ ये बात है ना कि नीलम वहां पे खुश नहीं थी, उस पर बहुत अत्याचार होता था साहब वहां पे, बस इसीलिए वो हमें फोन करती थी। फोन छीन लिया है। कहते अपने बाप के अलावा किससे बात करेगी, इसलिए तो कभी इसके और कभी उसके फोन से फोन करती हूँ। अरे हमने तुमसे पहले ही कहा था, काहे छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस नहीं आ जाती है। हाँ बहरी हो गई क्या? किससे बात कर रही थी? क्या कर रही थी तू? अपने यार से बात कर रही थी ना? यही फोन कहाँ छुपा के रखा है? क्या हो गया? अब की बार दरवाजा बंद करके बैठी ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो कोई लाट साहब नहीं है जो दरवाजा बंद करके बैठेगी। ये सब जानने के बाद हम जिद कर कर उससे मिलने गए। ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकते अब हमारे लालची बापू ने हमारी शादी नहीं करवाई, बेच डाला है हमें, बेच। तू चिंता ना कर नीलम, भाग चलते हैं यहाँ से, दूसरे शहर। इतना बड़ा देश है, कोई नहीं पहचान पाएगा हमको। चल। तुम जानते नहीं हो हमारे घर वालों को, आसपास के सारे लोग कांपते हैं उनके नाम से। जितना हो सके ना दूर ही रहते हैं। तुम जाओ, पूरे टाइम नजर रखी जाती है हम पर। अगर किसी ने देख लिया ना हम दोनों को तो काट डालेंगे ये लोग। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हो? हमारा बात तो सुनो तुम। अच्छा तो मंदिर के नाम से ये सब हो रहा है भौजी? भैया और बाबूजी को पता चल गया ना तो सीधा देव दर्शन करा देंगे वो। अरे बहन कुछ नहीं, वो तो हम इधर से गुजर रहे थे तो ये हमारे गांव की है ना, तो हम थोड़ा सा पता लेने के लिए इधर रुक गए। वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। अब पूछ लिया ना हालचाल, दोबारा इधर दिखाई पड़ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। चल भौजी। उस दिन मंदिर के बहाने नीलम से हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन वो बहुत कमजोर लग रही थी, बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। 20 तारीख को जब उसका हत्या हुआ तो तू किधर था मजनू? साहब मैं अपने घर पर था। उस रोज तुम दोनों में क्या बात हुई थी? उसका फोन आया था साहब, हमारे फोन का बैटरी खत्म हो गया था, हम उससे बात नहीं कर पाए। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। सर ये शिवा या नीलम के ससुराल वालों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। शिवा के फोन के रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि 20 तारीख को जहां पर नीलम की लाश मिली थी उस जगह के आसपास वो मौजूद था या नहीं। नीलम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 10 दिन में आने वाली थी, पता करो उसका क्या हुआ है। सर। और हाँ ये निम्मी को बुला लो, पता तो चले कि वो शिवा की मुलाकात वाली बात उसने छुपा के क्यों रखी। हम अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। हमारे घर का कुत्ता भी पड़ोस के घर जाकर रोटी खा ले तो उसे भी गोली मार दी जाती है, इसीलिए हमने ये बात सबसे छिपा ली थी। वैसे भौजी हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऊंची जाति के लोग जीते कैसे हैं। तभी तो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों से बतिया लिया करती थी। ठीक है अभी अब जा सकती है। अगर आपको और कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना, भूलना मत। जी थैंक यू सर। खान एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बेमेल शादी हुई कैसे? दोनों परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है।
जाति अलग है, लव मैरिज भी नहीं था, यहां तक कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। बिल्कुल ठीक सर, दाल में जरूर कुछ काला है। सर ये सज्जन भूषण सिंह का इकलौता बेटा है, हाथ पांव भी उसके सही सलामत है और कमाता भी अच्छा है। परिवार की हैसियत भी थी और दबदबा भी। इनको अपनी जाति में और हैसियत के हिसाब से लड़की मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में ठुकराया हुआ आशिक शिवा जानबूझ के मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो बदला लेने के लिए। हो भी सकता है और नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि बात कहीं ना कहीं शादी पे ही आ रही है। खान पता करो ये शादी किसने करवाई थी। हो सकता है इस कत्ल का राज इस शादी में छुपा हो। पंडित मयंक शर्मा। इसे पहचानते हैं पंडित जी? हाँ हाँ दरोगा जी, ये लड़की के ब्याह तो हम ही कराए थे। इसके बाप के पास तो चवन्नी नहीं थी, कैसे जमी जोड़ी? वो कहा है ना दरोगा जी कि सिंह साहब के पत्नी के बनाए सांचे में ये लड़की एकदम फिट बैठती थी। सांचा? कैसा सांचा? जी दरोगा जी, सिंह साहब की पत्नी जो चाहती थी वो सुन के तो हम भी चौंक गए थे। लड़की तो ठीक है पंडित जी, पर लड़की के कुंडली से ज्यादा जरूरी है दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना। ब्लड ग्रुप? एक बार ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना तो हमें ना जाति पाति की परवाह है और ना ही दहेज की और ना ही हैसियत की। समझ गए ना पंडित जी? वो कहा है ना दरोगा जी, नीलम देखने में भी अच्छी थी और उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया था, इसीलिए 15 दिन के अंदर ही ब्याह हो गया। मतलब अब समस्तीपुर में भी ब्लड ग्रुप मैच करके शादी होने लगा है। बड़े लोग हैं, उनके चोचले भी अलग है। वैसे दरोगा जी 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। शिवा नीलम से प्यार करता था, यह बात उसने खुद पुलिस को बताई थी, लेकिन नीलम पर ससुराल में अत्याचार होता था यह नई बात पुलिस को पता चली थी। लेकिन यह बात एक असफल प्रेमी की मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती थी। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी वो थी लड़कियों का ब्लड टेस्ट। बड़े बड़े शहरों में आज भी ब्लड टेस्ट करवाकर शादी करवाने का चलन शुरू नहीं हुआ है, तो फिर समस्तीपुर जैसी छोटी जगह में ऐसा होना निश्चित रूप से हैरानी की बात थी। पुलिस को शक होना लाजमी था, लेकिन वो अब भी अंधेरे में थे, कोई लीड्स भी नहीं मिल रही थी। और हत्या के दिन नीलम के ससुराल वाले कहां पर थे इसकी जानकारी भी उन्होंने एकदम सही दी थी। मगर जो दिखाई दे रहा था क्या वही सही था या फिर ऊपरी सतह के नीचे कुछ छिपा हुआ था? अरे क्या मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब, का आप नहीं जानते? अरे आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कुंडली से ज्यादा जरूरी है खून का मैच करना। हमें तो जात पात की कोनो चिंता है नहीं, और आप तो जानते हैं सज्जन के बाबू इस शहर के अध्यक्ष हैं और वही ना सबको राह दिखाएंगे जात पात दहेज से मुक्ति की। और फिर हमें एक सुंदर सुशील बहू चाहिए थी, वो तो नीलम में था ही, चाहे तो इससे पूछ लीजिए। पानी लीजिएगा? नो थैंक्स। ठीक है, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको तकलीफ देंगे। निम्मी का कहना है कि उसकी भाभी बहुत सोशल टाइप की थी। कोई तो ऐसा होगा कि जिसके साथ वो अपने मन की बात करती होगी। खान तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ पता करता हूँ। सर हमने कहा ना हम ज्यादा बात नहीं करते थे। देखिए आपको किसी ने हमारे साथ देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। हम जावत है। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मैं भी राधेपुर का ही रहने वाला था। ये बात जब उसे पता चली तो अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया करती थी। उस दिन जब वो मेरे घर आई थी ना तो बहुत देरी हुई थी। नीलम चलो पानी पी लो। नीलम ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना बनाते बनाते तेल गिर गया था। और उसका हाथ तेल से नहीं जला था, देख के लग रहा था किसी ने उस पर गर्म लोहे के रॉड से दागा है।
जा रही थी? भाई साहब एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। दरअसल क्या है कि इनका हाथ जल गया था और आप लोग घर पर कोई थे नहीं। एक पड़ोसी होने के नाते मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था। रात के वक्त पड़ोसी होके तुम अस्पताल लेकर जा रहे हो? हम लोग मर गए हैं का? अरे तेरा इमरजेंसी था ना, तो हमको फोन कर लेते। क्या आपके पास फोन नहीं थे क्या? देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। ज्यादा भाईचारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से इस मोहल्ले में कुछ हुआ नहीं है, लगता है इसलिए सब लोग अपनी औकात भूल गए। अगर दोबारा हमारी लुगाई के आसपास दिखाई दिए, यहीं गाड़ देंगे। भूल जाएंगे कि तुम हमारे पड़ोसी हो। निकल! अरे भगाओ से यहाँ से। चल तू अंदर दिखाई देना उसके, तो फट बढ़िया आग लगा देना। उसके बाद से मैं तो उससे बहुत दूर रहने लगा। हाँ, कभी कभी बात तो होती थी, मगर किसी परेशानी में है ऐसा उसने कभी बताया नहीं। हाँ साहब, बहुत अच्छी औरत थी और सब हर मंगलवार और शनिवार को आया करती थी। कोई खास बात जो आपने देखी हो? नहीं साहब, हम तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, समय ही कहाँ मिलता है। अभागन थी, इतनी सी उम्र में चली गई, मगर भूषण सिंह के खानदान के लिए वो जादू की छड़ी थी। जादू की छड़ी? और नहीं तो कहा साहब, भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कौन सा बीमारी था उसे? पता नहीं साहब, सूखता जा रहा था, ऐसे लगता था जैसे ज्यादा दिन जिएगा नहीं, लेकिन अब तो वो एकदम मुटिया गया है। धन्यवाद। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शादी के बाद तुरंत ठीक हो गई? ऐसा कौन सा खास ट्रीटमेंट मिला उसको शादी में? सर, ये नीलम के ससुराल वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। और ये शिवा, नीलम का दोस्त, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। सर, शिवा के फोन की डिटेल्स आ गई है, ये रिफाइल। नीलम की हत्या जिस दिन जिस जगह हुई थी, शिवा उसके आसपास भी मौजूद नहीं था। अभी छोड़ रहा हूं, पर इसके आगे तुम्हारा मोबाइल और बैटरी दोनों चार्ज रखना, वरना तुम्हारी बैटरी परमानेंट डाउन कर दूंगा। और हाँ, ये ज्यूरिडिक्शरी छोड़ के कहीं नहीं जाना, समझा? इसका नंबर सर्विलेंस पे डाल दो। खान, वो मंदिर वाली औरत कह रही थी कि सज्जन सिंह की तबीयत शादी के बाद अचानक ठीक हो गई। भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। शिवा का ये कहना है कि जो नीलम शादी से पहले ठीक थी, वो शादी के बाद बीमार रहने लगी। बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हो? पंडित जी ने भी कहा था कि ये शादी के लिए ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है। 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। मामला कुछ गहरा है। खान, तुम एक काम करो, फॉरेंसिक वालों से बात करो और उनको पूछो कि नीलम की ये फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आ रही है। कल शाम तक आ जाएगी। गुड। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी देखी मैंने। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे श्योर? मैंने खुद जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लिखी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो आदमखोर पागल का भी ये काम हो सकता है। नहीं, जो मैंने रिपोर्ट में लिखा है वही सत्य है। शिवा को फोन लगाओ। जी सर। नीलम को कोई बीमारी थी क्या? नहीं सर, नीलम बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था। सर, वो तो बहुत हंसती खेलती लड़की थी। ऐसा काहे पूछ रहे हैं सर? कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? नहीं, कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं थी सर। सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। सर। सर, मुजफ्फरपुर के निधि आरोग्य संस्थान का डॉक्टर 3 महीने से लगातार सज्जन सिंह के संपर्क में था। ये देखिए। खान, हमें इस केस की कड़ी मिल गई है। लेट्स गो।
ये सज्जन सिंह का 3 महीने का सो कॉल्ड हनीमून, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब नीलम की मर्जी से हुआ है। और देखिए, हमारे पास सब कागज है, रूल रेगुलेशन हम भी जानते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। ये देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ रहा है। आप लोग नीलम को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए। अब आप लोग ये कहेंगे कि वो बीमार हो गई, उसको अटैक आ गया, इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन क्यों? ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना पड़ता है, पता होगा आपको। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर भी बन गए, हमें मेडिकल का ज्ञान दोगे? सुनते हैं खान। सर, पहचाने कि कराएं इंट्रोडक्शन? यही है ना वो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था? और ये है नीलम के अंगूठे के निशान। जबकि नीलम पढ़ी लिखी थी, उसकी साइन नहीं ली, अंगूठे का निशान लिया। क्यों? हमने कोई धोखा नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब। शादी से पहले उसके बाप से इस बारे में साफ साफ बात हुई। तो बस इतना ये तय हो गया कि तुम्हारी बेटी से हमारे बेटवा की शादी में ना तो हमको दहेज लेंगे, ना ही तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च होने देंगे। सारा खर्चा हम उठाएंगे, ऊपर से तुमको 20,000 रुपया भी देंगे। लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बेटी 1 किडनी अपने पति को दान देगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है आप लोगों से, अगर 20 का 50,000 कर देते तो। नहीं, हम नीलम को कानो कान खबर नहीं होने देंगे, हमरा यकीन कीजिए आप लोग। चलो ठीक है। ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आई और उसको सच्चाई का पता चला तो उसने आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। लेकिन आप लोगों ने उसे डरा धमका कर चुप कर दिया, उसको मारा पीटा भी। आखिर में उसका पूरा इस्तेमाल करके आप लोगों ने उसका मर्डर प्लान किया। नहीं, ये झूठ है सर। उसकी हत्या हमने नहीं की, मैं तो खुद उसे सब कुछ बता दी थी। आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? हमारा ऑपरेशन करवाए, वो भी हमारी बिना मर्जी की। आप कैसे मेरी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं, बताइए। अरे सुर नीचे करके बात कर। जाके अपने बाप से पूछ, उसने सौदा किया था, तेरा सौदा, और जितना तय हुआ था उतना हमने दिया, तब जाके तेरा ब्याह हुआ है, वरना तेरी औकात थी मेरी बहू बनने की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हम खुद जाएंगे और पूछेंगे बापूजी से, कैसे कर सकते हो ये सौदा? सुन, अगर गई ना तो दोबारा लौट के बताना। ये 1 वे ट्रैफिक है। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने बेहोशी की हालत में उसे बिना बताए ये कांड किया हुआ है। ये साफ साफ अपराध है। कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में ले लो और इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। अब सवाल यह है कि नीलम का हत्यारा कौन? ये सब उस ससुरे शिवा नाम के लड़के का कसूर है। उसी ने मारा है उसे। बासितलाल, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल ये कह के आई थी कि वो तुमसे सवाल पूछने जा रही। सच बताओ, वरना याददाश्त ताजा करने के बहुत तरीके आते हैं। अब ये बताओ कि वो कब आई थी, क्या हुआ था? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कितने में बेचा है तुमने हमको? इतना गिर सकते हो, हम कभी सोचे नहीं थे। देखो बिटिया, गरीबी ने हमें वैसे भी मार दिया है, और बेटा हम पता लगाए हैं तुम एक गुर्दा में भी जी सकती हो, पर तुम्हारा जीवन तो सुखी हो गया ना। वो लोग हमसे दहेज नहीं लिए हैं,
दहेज के बदले में गुर्दा लिए हैं। शांत हो जा बिटिया। देखो, अपनी किस्मत पे लात मत मारो। देखो, हम गरीबों को कुछ न कुछ तो बलिदान करना ही पड़ता है ना। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। हाँ। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा, जा रहे हम पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। उसके बाद वो यहाँ से चली गई क्योंकि उसका यार बाहर इंतजार कर रहा था। उसी ने मारा उसे मगर तुम्हारा पहला स्टेटमेंट जो तुमने पुलिस को दिया है कि वो यहाँ आई नहीं, और तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती यह है कि तुमने पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि वो यहाँ आई नहीं और गायब है। अब ये दोनों बातें तुम्हें अंदर करके डंडे से सच उगलवाने के लिए काफी है। सर तलाशी में ये मिला है, इसमें खून के निशान भी है। अब क्या कहोगे तुम? अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सच बता, वरना तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी बोलती बंद नहीं हो जाती। बोल, कैसे मरवाया था उसे? किससे भेजा था उसे? बोल। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा, जा रहे हूँ पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। मेरी बात तो सुनो बिटिया। अरे क्या करने जा रही है तू? अरे रुक जा। अरे रुक जा बेटा, काहे अपनी और हमारी जिंदगी खराब कर रही है? सुखी रहेगी बेटा, रानी बन के राज करेगी। हमरा कहने नहीं मानेगी। अरे रुक जा। नहीं रुकेंगे हम, तुमको सजा दिलाकर ही रहेंगे। सच कहा था तेरी बेटी ने। तू बाप नहीं है, दलाल है, दलाल। तुम जैसे सारे लोग उस आदमखोर जानवर की तरह हो जो इंसान के शरीर के हिस्से खा रहे हो। अब पीसो जेल में चक्की। फॉर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। समझे? इंसान के कर्म ही उसका नसीब तय करते हैं। बसंत लाल की शराब पीने की और दौलत की लत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी ही बेटी की किडनी को दहेज के बदले बेच दिया। उसने ना सिर्फ नीलम की जिंदगी का बल्कि उसकी मौत का भी सौदा किया। शराब और दहेज दो ऐसे दीमक हैं जो हमारे समाज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम किसी को दहेज लेने दें और ना ही देने दें। बसंत लाल सिंह परिवार और डॉक्टर को आईपीसी की धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही बसंत लाल पर हत्या के लिए धारा 302 और सिंह परिवार पर दहेज मांगने के लिए धारा 498A भी लगाई गई। ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हालात का बहाना बनाकर जुर्म करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।
साहब वो क्या हुआ साहब? कोई खबर है? साहब देवी ने बाबा का वध कर दिया। क्या? उतारो इसे। यहां दुनिया में मान्यताओं का भंडार है, भूत प्रेत देवी देवताओं का अंबार है। तो क्या उस दुनिया से कोई इस ईंट और गारे की दुनिया में आकर हाड़ और मांस से बने इंसान को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है? कम से कम बरगद के पेड़ के नीचे जो हमने देखा उससे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन आगे जो परतों के भेद खुले तो पुलिस तहकीकात की तहों में फंस गई और जिसने देखा, जिसने जाना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव शिवना, जिला सरन, बिहार, साल 2013। पांडे, त्रिशूल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। शायद हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इसमें। पर यादव सर, आसपास के सारे मंदिरों में पूछताछ करो और जितने भी नाटक नौटंकी वाले हैं उनसे भी बातचीत करो। यस सर। कहाँ रहता था ये बाबू? सब गांव के बाहर एक कुटिया है, उसी में रहते थे। बैठो गाड़ी में बैठो। राम राम दरोगा साहब, ये मंदिर में कहाँ ढूंढ रहे हैं? गांव में सभी कह रहे हैं कि गांव देवी माता ने बाबा को मार डाला है, इसलिए हम देख रहे थे कि माता का त्रिशूल यहाँ पे है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहब? अरे माता तो माता है, उनको त्रिशूल की क्या कमी है? तो वैसे आसपास देखो। सर। सर जी देखिए। देव बाबा बहुत भले आदमी थे साहब, वो सबका कल्याण करते थे। गांव में किसी के कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे साहब। इतने ही भले थे तो तुम्हारी देवी माँ ने मार क्यों दिया उसे? साहब हम लोग बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम सब लोग उनको पहचान नहीं पाए, मगर देवी माँ उनको पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि देव बाबा ने जरूर कुछ पाप किया है, तभी उन्होंने पहले उनको धमकी दिया और उसके बाद उनको मार डाला। तुम कहते ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। साहब जी हमारी क्या, पूरे गाँव के सामने की बात है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिशूल था वो जिससे बाबा का मर्डर हुआ। साहब हमें कलाकार हैं, अपनी कला की कसम खाकर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से एक त्रिशूल चोरी जरूर हुआ है, लेकिन चोरी के बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। कब चोरी हुआ? इतनी देर से इशारा कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है बे तुम्हारा? त्रिशूल कहाँ है हमारा? त्रिशूल यही रखा है। चार ही है, हमारा कहाँ है? अरे हम लाके रखे हैं, सारा त्रिशूल यही लाके रखे हैं। एक मिनट हम नीचे देखते हैं, यहाँ तो नहीं पड़ा है। तारीख बोलो। साहब 1 तारीख को रिहर्सल के टाइम चोरी हुआ था शाम को। कोई छोटा मोटा बात नहीं हुआ है, एक आदमी की हत्या की गई है और मार कर जिस तरह पेड़ पर लटकाया है, कम से कम 4-5 लोग शामिल थे। तो इससे पहले कि हम पुलिसिया तरीका अपनाएं, सब कुछ सच सच बता दो। साहब हम जो देखे थे एकदम सच सच बता रहे हैं, देवी माँ का कसम साहब। छेदी भैया, छेदी भैया, छेदी भैया, वो फिर से आ गई है। कौन आ गई है? वही देवी जिसने देव बाबा को मारा था। देवी ने मारा है? देखो हत्या में बरामद हथियार आप लोग के यहाँ से चोरी हुआ है, इसके लिए सबसे पहला शक आप लोग पर है। तो इसके लिए जब तक पुलिस से परमिशन न ले लो इस गाँव छोड़कर जाना मत, समझे?
हमने मारा है उसको, हमने मारा है, हमने मारा है, हमने मारा है उसको। क्या जानने आया है रे तू? हाँ, क्या जानने आया है? हमने मारा है उसको, हमने, और अब तुम्हें भी मार देंगे। जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हमने मारा है उसको, सुना नहीं? हमारे सब पापियों का नाश होगा, सब पापियों का। संभालो उसको, पानी लाओ। जी, क्या हुआ? और ये सब, ये लोग आए हैं। थाने लेके चलो। कौन थी औरत? क्या हो रहा था उसके साथ? क्या गांव की मान्यताएं सही थी? यहाँ एक मौत हुई थी, मौत एक देवी ने की थी। ये सच था, अंधविश्वास था, या फिर कोई गहरा षड्यंत्र? ये आप क्या कर रहे साहब? देव बाबा का हत्या हो गया। तुम ही तो कह रही थी कि तुमने मारा है उस बाबा को। नहीं साहब, हम काहे मारेंगे? वो तो बहुत महान आदमी थे। और कह तो तुम ही रही थी। नहीं साहब, हम नहीं कह रहे थे, वो तो देवी माँ कह रही थी। हमारे ऊपर देवी माँ आती है ना। साहब, इसका कोई कसूर नहीं है साहब। इसने अपना जुर्म कबूल किया है तो गिरफ्तारी तो बनता है, लेकिन क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है इसलिए गिरफ्तार करने के बजाय जांच के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। सर, चंपा ये बात मान रही है कि त्रिशूल उसके यहाँ से चोरी हुआ है, मगर उसका कहना है कि हत्या में उसका कोई लेना देना नहीं है। इस केस का सबसे हैरान करने वाला बात यही है यादव, जिस पर शक हो रहा है वो मान नहीं रहा है, और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसकी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये पता लगाते हैं कि उस देव बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जी सर। देखिए, इसकी हत्या कल रात 1 और 2 बजे के बीच में हुई है और उसकी मौत की वजह है त्रिशूल से गहरे घाव। शरीर पर और भी चोट और खरोच के निशान है। जब तक कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है आप इसे मोर्ग में ही रखिए। हम गांव वालों से पता लगाते हैं कि ये देव बाबा आखिर था कौन। देव बाबा तो रमता जोगी थे, महीने 2 महीने में एक बार आते थे, सबका दुख और कष्ट हर के चले जाते थे। सब ऐसे लोगों का पता ठिकाना थोड़ी होता है। आखिरी बार देव बाबा को कब देखे थे? जिस दिन उनका हत्या हुआ था उससे 2 दिन पहले। अरे खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे। ये भजन मीका राम ने लिखा है। इसमें सजन का मतलब स्वयं भगवान है और चुनरिया का मतलब है लाज शर्म, जो तुम लोगों ने जबरदस्ती दबा के रखी है। समझ में आया? हाँ। तो जोर से बोलो, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे। आजा आजा आजा, कैसी है तू? ला हाथ दिखा। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग। हमने तुम्हें पहचान लिया है। क्या कर रही है गौरी? तेरा वध करेंगे, तेरा वध करेंगे हम। देवी माँ ने बाबा को धमकी दिया था, इसलिए हम लोग गौरी के हाथ पैर बांधकर कमरे के बाहर ताला लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे। बकवास बंद करो और ये बताओ कि जिस रात हत्या हुआ तुम कहाँ थे? हम चंपा का नाच देखने गए थे। नाच देखकर वापस कब लौटे? सवेरे सवेरे लौटे हैं। अरे भाई, लेकिन मजा आ गया, बहुत मजा आया किया। अरे लिपस्टिक, अरे लिपस्टिक तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। अरे अरे गौरी, अरे 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 गौरी, तुम बाहर कैसे आ गई? और यहाँ कैसे बैठी हो? और ये खून खून का लगा है? मार डाला हमने उसको,
मार डाला। जाके देख उस बरगद के पेड़ के ऊपर उसकी लाश मिलेगी। बस साहब यही हुआ। तो तुम में से किसी ने भी गौरी को हत्या करते हुए नहीं देखा? नहीं साहब। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाना भी अपराध है और उसके लिए भी सजा होती है। साहब हम लोग झूठ थोड़ी ही ना बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो गौरी पर आई देवी ने कहा था। अगर कानून की आंखों पर निष्पक्षता की पट्टी बंधी है तो उसके हाथों में एक तरफ साक्ष्यों और सबूतों का तराजू भी है। कानून अपना फैसला सबूतों और गवाहों की बिना पर करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी तथ्य, सभी सबूत कुछ बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ छुपाने के लिए सामने किए गए हों। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी पुलिस के लिए केस एक चुनौती बना हुआ था। अपराध का तरीका, अपराध की वजह और उसमें तिलस्म और देवी का पहलू इसे और जटिल बनाए हुए था। सर ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या वहम का शिकार है, या फिर सभी लोग मिलजुल कर असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव, अगर ये लोग मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अपराधी या तो इनके बीच में से ही कोई एक है और या फिर इन सब को उस देव बाबा से कोई शिकायत थी। एक काम करो, इस देव बाबा का फोटो हेडक्वार्टर भेजो, शायद वहां से इसका कोई कुंडली निकल सके। और जब तक वहां से कोई रिपोर्ट आती है, इस चंपा के यहाँ जाकर यह पता लगाते हैं कि छेदी और उसके दोस्त हत्या वाली रात को नाच देखने गए भी थे या सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब अब नाच के समय यहाँ कौन आता है कौन जाता है, अब इसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते ना। और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, इसीलिए ना तो हम किसी को नाम से जानते हैं और ना ही शकल से। 10-12 दिन से चल रहा है ना ये तमाशा? पुलिस परमिशन है? उखाड़ो ये तंबू वंबू, चलो लेकर चलो थाने। साहब आप जो भी कहिएगा हम करेंगे, पर हमारा काम मत रोकिए। दिमाग पे जोर डालिए और याद करके बताइए कि ये लोग उस रात आए थे या नहीं। साहब हम अपने शो के रोज वीडियो बनाते हैं साहब, अगर ये लोग आए होंगे ना साहब तो उसमें जरूर दिख जाएंगे। दिखाओ वो वीडियो। साहब हम 2 मिनट में लेकर आ रहे हैं। जल्दी। सर इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि छेदी लाल हत्या वाली रात को अपने दोस्तों के साथ नाच वाली जगह पे मौजूद था। उस बाबा की कुंडली का क्या हुआ? सर हेडक्वार्टर फोटो और खबर दोनों भेज चुका हूँ, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब तक ये पता लगाते हैं कि गौरी पर आने वाली देवी के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। देखिए गौरी के अंदर अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसे देख के ये पता चले कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो। देखो गौरी, ये बात तो पक्का है, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तो इस हत्या में और कौन कौन शामिल है बता दो। आप सच कह रहे साहब, हम कुछ नहीं जानते। गौरी को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शायद बीमारी के कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएं। ठीक है। सर छेदीलाल और उसकी बीवी पे बाबा का विशेष कृपा रहता था, हफ्ते में 1-2 बार आना जाना लगा रहता था। धन्यवाद। विक्रम सर, इस छेदी को थाने बुलाओ। जी सर। हाँ साहब, बाबा जी पर हमको बहुत विश्वास था। क्यों? ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था उसने? शादी के 4-5 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ। बैस से लेकर ओझा तक सबको दिखाए। ऐसे में देव बाबा हमारे गांव आए, बड़ा भारी नाम सुने थे उनका, तो हम गौरी को लेकर उनके पास गए। जय हो देव बाबा की। बाबा जय हो देव। तुमको बच्चा ना हो रहा है ना? हाँ बाबा। इधर आ मेरे पास। डर मत, इधर आ, हाथ दिखा। घबरा मत, बच्चा हो जाएगा, मगर इसका नाड़ा खोलना होगा। जी। किसी ने इसके पेट में टोटके वाला नाड़ा बांध दिया है,
उसे खोलना होगा। और बाबा जी ने गौरी का जादू वाला नाड़ा भी खोल दिया। गौरी महीने भर में ही पेट से हो गई। हम उनका आशीर्वाद लेने आश्रम भी गए थे, मगर कुछ दिन बाद गौरी कुछ औरतों के साथ गांव देवी मंदिर से वापस आ रही थी और बरगद के पेड़ के नीचे गौरी, गौरी, क्या हुआ? गौरी, हम गौरी नहीं, गांव देवी है, गांव देवी। और इस गौरी को भी हमारे साथ जाना होगा, हमारे साथ। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। गौरी, गौरी, गौरी। भैया, फौजी को बाबा के पास ले चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। हाँ। चलो। बाबा देखिए ना, क्या हो गया है इसको? ये बरगद के पेड़ के नीचे मिली ना। बाबा अंतर्यामी थे, सब कुछ पहले से ही बता देते थे। बाबा, हम इस गौरी को अपने साथ लेकर जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते आएगा वो मारा जाएगा। और वहीं से दोनों में अनबन शुरू हो गया। ठीक है, जाओ। या तो इस पर नजर रखो। जी सर। इसके साथियों चंपा और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और फोरेंसिक वालों को भेज कर देखो कि त्रिशूल पर मिले फिंगरप्रिंट्स में इनमें से किसी से कोई मैचिंग है क्या। यस सर। सर हेडक्वार्टर से बाबा पे अपडेट। सर इसका असली नाम गिरधारी है और ये घना से चोरी के इल्जाम में करीब 7 साल से गायब है। रिपोर्ट किसने लिखाई थी? सर चंपा ने। इसको पहचानती हो? देव बाबा या फिर गिरधारी, जिसके नाम की रपट 7 साल पहले लिखाई थी और फिर तुम्हारे ही त्रिशूल से उसकी हत्या हो जाती। अभी हत्या कैसे किया और कौन कौन इसमें शामिल है सच सच बता दो, वरना अगर पुलिसिया तरीके से हमने पूछताछ शुरू किया ना तो सहन नहीं कर पाओगे, ना ठीक से नाच पाओगे और ना ठीक से गा पाओगे। साहब, ये सच है कि हम भी साले का मरा मुंह देखना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा धोखेबाज था वो। पूरा जेवर पालिश करा कर लाएंगे ना तो एकदम जगमगा जाएगा। शादी के दिन जब तुम पहनोगी ना आग लगा दोगी, छा जाओगी एकदम। आते हैं अभी। फिर 2 दिन तक वो लौटा ही नहीं तो हमने रपट लिखवाया, लेकिन उसका कोनो पता नहीं चला। हम तो भूल भी गए थे, गांव-गांव जाकर नौटंकी करने लगे थे। और फिर जब हम ई गांव में आए ना तो हमें यहाँ पता चला कि कोई महात्मा रहते हैं यहाँ पर, और हम उनसे मिलने गए। जब वहां गए तो देखा कि कोई बाबा नहीं है बल्कि गिरधारी झूम झूम के गांव वालों के साथ नाच रहा था। अनाड़ियों को बहुत नचा लिए हो, अब हम तुमको नचाएंगे। फिर दूसरे दिन हम गिरधारी से अकेले में मिलने के लिए उसके आश्रम गए। नाचना गाना तो तुम हमसे सीख लिए थे, बाबागिरी कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम बटुक महाराज के यहाँ ड्राइवर हो गए थे। अच्छा, तुम चाय पियो ना। तो वहां से कितना लेके भागे हो? एक भगत 1.5 लाख रुपया चढ़ा गया था, उसे ही चुरा के भाग आई यहाँ।
तो अब हमारा गहना जेवर का कीमत 3 लाख रुपया हो गया है, तो तुम हमें हमारा 4 लाख रुपया ब्याज समेत लौटा दो। हमको 1 हफ्ता तो हम तुम्हारा सब कुछ लौटा देंगे। लेकिन साहब, इससे पहले वो हमारा गहना जेवर हमें वापस करता, वो मर गया। मर गया या तुमने मार दिया? नहीं साहब, उसके मर जाने से हमको हमारा गहना जेवर वापस थोड़ी ना मिल जाता, और उसको मारने से तो अच्छा था हम उसको आपको ही दे देते। जितना दिन जेल में सड़ता ना, उतना हमको अच्छा लगता। और वैसे भी साहब, वो जिस दिन मरा उस दिन तो हम सारा रात अपना डांस कर रहे थे, और आपने तो वह हमारा डांस वाला वीडियो देखा ही है ना। हत्या की जगह पर मौजूद नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि जुर्म में तुम्हारा कोई हाथ ना हो सकता है किसी और से हत्या करवाई हो तुमने। सही करो यहाँ पर। आज के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन रोज थाने में आकर हाजिरी देना, समझी? जी साहब। सर, हम लोग ने जितने भी सस्पेक्ट के उंगलियों के निशान लिए थे, उन सभी के निशान त्रिशूल पे मिले, मगर जिसका निशान मिलना चाहिए था उसका निशान नहीं मिला। किसका? गौरी का। एक काम करो, सबको थाने बुलाओ। जी सर। साहब, अब मंदिर का त्रिशूल तो था नहीं, हमारी नौटंकी का त्रिशूल था, तो जिसका मर्जी वो हाथ लगा लिया करता था। अब क्या घराती और क्या बाराती। साहब, नाच में प्रॉपर्टी की तरह यूज होता था त्रिशूल, और बैक स्टेज का काम हम ही देखते थे, तो हाथ तो लगेगा है ना साहब। जितना छुपाने की कोशिश करोगे चीजें उतना ही सामने आएंगी। नौटंकी के त्रिशूल में तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं छेदीलाल? साहब, हम और द्वारका लगभग 6:30 बजे नौटंकी देखने पहुंचे थे। नौटंकी शुरू नहीं हुआ था, तो चंपा को देखने के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। अरे चंपा इधर का रहती हो ना, इधर हो। अरे आज मिलते हैं मुझसे, रुको। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, नाच उधर शुरू होने वाला है। चलिए चलिए। चल रहे। छोटा है, बड़बड़ाता बहुत है। अरे बाप, त्रिशूल आज भोले बाबा का पाठ होगा क्या? द्वारका दिखाइए। अरे ये प्रॉपर्टी कहाँ हाथ लगा रहे हैं आप लोग? बस छोड़िए, इधर रखिए, दीजिए इधर। क्या कर रहे हैं आप लोग? नाटक का सामान है ना ये? कितने का टिकट लिया आप? अब 50 रुपए का भैया। तो जाइए ना, कुर्सी पर बैठिए, थोड़ी देर में नाटक शुरू होगा। जाइए चल चला। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते साहब। कसम से साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब। हम छेदीलाल के साथ उसी समय केवल त्रिशूल को छुए थे। मुन्ना, क्या सचमुच त्रिशूल गायब हुआ था? हाँ साहब, त्रिशूल गायब होने के बाद भौजी ने बहुत झाड़ा था टुनटुनवा को साहब। देव बाबा की हत्या भी प्रकृति के तिलस्म की तरह आंख में चोली खेल रही थी। त्रिशूल पर जिन लोगों के हाथों के निशान थे वो इस अपराध से इनकार कर रहे थे, और जो लोग अपने मुंह से इस अपराध को स्वीकार कर रहे थे उनके हाथों के निशान त्रिशूल से नदारत थे। बहुत सी विसंगतियां, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन थे इस केस में। गौरी को देवी आती थी, लेकिन वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक गौरी थी जो नाच गाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन बाबा की लाश को अकेले पेड़ पर लटकाना उसके बूते के बाहर था। आखिर क्या था इस वारदात का सच? हाँ डॉक्टर, गौरी की रिपोर्ट्स आ गई। सर, ये रिपोर्ट्स। वो नौटंकी का वीडियो लेकर आओ फिर से। जी सर। चलो। इस वीडियो में शुरू का गाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के कई सारे गाने कट कट के, मतलब रिकॉर्डिंग लगातार नहीं की गई थी, कैमरा बीच बीच में बंद किया गया था। और हो सकता है उस समय छेदीलाल और उसके साथियों को समय मिल गया हो कि जाकर बाबा की हत्या करें और वापस नौटंकी में शामिल हो जाए। और सर, छेदीलाल बाबा की हत्या क्यों करेगा? और अगर उसने किया भी हो तो हम साबित कैसे करेंगे कि वो डांस वाली जगह पे मौजूद नहीं था? अब इन सब सवालों के जवाब तो वही देगी जो कह रही है कि उसी ने बाबा को मारा है, गांव देवी। साहब, हाथ क्या बांध रहे हैं आप लोग? हाँ साहब बताइए ना। ये उठा पटक क्या कर रहे जी आप? बताइए ना साहब, बताइए। अब जब तक तुम्हारी देवी आकर फिर से गवाही नहीं देती तब तक तुम्हारे पति परमेश्वर उठक बैठक लगाते रहे। लेकिन साहब हम लोग बेकसूर है साहब, आपसे कितना बार बोले हम लोग बेकसूर है, हम लोग कुछ नहीं किए साहब, हम लोग कुछ नहीं किए। तुम्हारी देवी माई तुम्हें बचा सकती है, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देवी माई की जय हो, देवी माई की जय हो।
देवी माई की जय हो। आ जाइए देवी माई। बोल, क्या जानना चाहता है तू? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने देव बाबा को कैसे मारा? पाखंडी था वो, भागना चाहता था। मैंने उसे दौड़ाया और फिर उसको वध करके उसे पेड़ में लटका दिया। और बोल, क्या जानना चाहता है तू हमसे? बोल। कुछ नहीं, बस अपनी ये रस्सियां छुड़ा लो तो मैं मान लूंगा कि तुम असली देवी माँ हो। वरना ये तुम्हारे छेदीलाल जी उठक बैठक करते करते देवलोक पहुंच जाएंगे। देवी माँ की जय हो। जय हो देवी माई। रस्सी कम करो एक। चालू रखो। रस्सियां खोलो। पानी लो। गौरी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और अभी यह भी साबित हो गया है कि ये देवी माँ वाली बात भी झूठ थी। तो अब सच सच बता दो कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, वरना ये सब लोग तो बच जाएंगे लेकिन तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा। गौरी तो साधारण सी रस्सी नहीं खोल पाती तो तू कहता ताले से अपने आप बाहर आ जाती है। गौरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तू भी बोल दे। साहब, पापा पर हमने बहुत विश्वास किया था, लेकिन पापा एक नंबर का धोखेबाज निकला। वो बाबा ने हमको बहुत मजबूर किया था साहब। बहुत तगड़ा टोटका हुआ है तेरी पत्नी के पेट में। उसे खोलने के लिए इसे हमारे साथ अकेले में कुंडला पाठ करना होगा, लेकिन ध्यान रहे न आसपास कोई हो और न गौरी विरोध करे न शंका, अन्यथा अनिष्ट होगा। और यदि अनिष्ट हुआ नहीं पापा, नहीं, बाहर से घर के पास कोई नहीं आएगा। सुन लिया ना, न कोई विरोध न शंका। बाबा अब तुम अपना नाड़ा खोल दो ताकि हम तुम पे लगा बांझ का कलंक मिटा सके, अन्यथा अनर्थ होगा, बहुत अनिष्ट। 1 महीने बाद हमको पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। तब हमको एहसास हुआ कि बचपन से तो हमारा छुटकारा हो गया, मगर साहब, वो बाबा से छुटकारा मिलने का कोई आसरा नहीं दिखाई दे रहा था हमको। और तब जाकर हम उनसे बात की। सुनिए ना, बाबा के आश्रम चलना जरूरी है का? अरे पगड़ी, बाबा के आशीर्वाद से ही तो बच्चा होने वाला है। चलो चलो। वही तो हम कर रहे थे आपसे कि अब तो हमारा कोख भी भर गया है, तो बाबा के आश्रम जाना जरूरी तो नहीं। और वैसे भी बाबा हमको क्या बोल रही है तुम? बाबा के बारे में अनाप शनाप बोल रही हो और हमारे बच्चा को कुछ हो गया था? हमको बच्चा चाहिए। चलो चलो। हमारे पति को बाबा पर अंधविश्वास हो गया था, वो उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते थे। और जब वो दिन वो हमको बाबा के आश्रम लेकर गए तो बाबा इलाज के बहाने हमको अपने कुटिया में ले गया। और
तुम पे दिल आ गया है हमारा, इसलिए हमसे मिलते रहने के लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा कि तुम पर देवी आती है। हम इलाज के बहाने आते जाते रहेंगे, और यदि तुम ये बात नहीं मानोगी तो फिर हम सब सत्य कह देंगे। उसके बाद न तुम्हारी इज्जत रहेगी और न बच्चे का ठिकाना। तुझे कैसे पता चला कि वो बाबा धोखेबाज था? साहब, चंपा का नौटंकी रोज देखते देखते टुनटुन से दोस्ती हो गई थी, और एक दिन सुनते हैं तुम बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हो। वो तो है भाई, बहुत आस्था है, विश्वास है, और वो तो साला एक नंबर का चोर है, छलिया है, धोखेबाज है। मुंह तोड़ देंगे आपका, बाबा के बारे में कुछ बोले तो। हाथ में दारू है, सामने आंच है, आपके गांव में है, अगर कुछ ऐसा बोले तो मुंह कहे तोड़े, मुआ दीजिए। देखिए, कुआं से भी आंख मूंद के पानी नहीं भरा जाता, तो बाबा लोग, अरे कभी जब घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी घर में झांक के देख लीजिए। बहुत बकवास कर लिए, सुनना नहीं है हमको, और ना आपका प्रोग्राम देखना है। अरे सुनिए ना, आ रहे हैं आप। अरे छेदी काहे काहे, अरे बात सुनिए, आपकी भलाई के लिए नहीं करना है हमको। अरे देख तो लीजिए। हमको विश्वास नहीं हुआ तो हम खुद जांच किए। चलो मान लिया कि तुम देव बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी, मगर बाद में ये क्यों कहने लगी कि तुम देव बाबा की हत्या करने वाली हो, और हत्या के बाद तुम खुद गुनाह क्यों कबूल कर रही थी? साहब, वो तो हम क्या करते? आपको समझाने का कितना बार कोशिश की, मगर आपको तो खाली बच्चा चाहिए था। हमारा इज्जत तो जा ही चुका था। अगर सबको सच बता देते तो आपका भी इज्जत चला जाता, इसलिए हम किसी से कुछ नहीं बोले, हम चुप रह गए। अब एक ही रास्ता है। अब तक तू बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी ना, अब हमरा कहने पर कर। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग। हमने तुम्हें पहचान लिया है। फिर बाद में टुनटुन और द्वारका भी हमसे मिल गए, क्योंकि बाबा ने उन दोनों की पत्नी के साथ भी वही किया था। साहब, सच बता, ये सब तूने अपनी मर्जी से किया या फिर चंपा ने तुझसे करवाया? और एक बात याद रखना, अगर झूठ बोला ना, डंडा फेंका फेंका के मारूंगा। बोल। साहब, हम एक नंबर का गधा आदमी थे साहब। हम चंपा का हर बात मानते थे, काहे कि उसको बहुत प्यार करते थे हम। साहब, हमको लगता तो हमसे प्यार करती है, अपना पति मानती है। लेकिन साहब, एक दिन हम चंपा का पीछा करते करते देव बाबा के आश्रम पहुंचे। हम चंपा को देखे, वो देव बाबा के साथ नाच रही है। हमको साहब कुछ गड़बड़ लगा। हम साहब अगले दिन भी उसका पीछा किया, और जो हम खिड़की से देखे ना साहब, सारा भरम टूट गया। उस दिन से हमको देव बाबा से नफरत सा हो गया था साहब। कहानी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हम उसका जासूसी किए। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। छेदीलाल उनका बहुत बड़ा भक्त था साहब, कहीं कि उनका आशीर्वाद से इनको बच्चा होने वाला था साहब। जब से छेदी को बच्चा होने वाला था, तभी से उनका बहरारू का ऊपर देवी माँ आती थी। हमको सब समझ में आ गया साहब,
इसलिए हम छेदी को अपना प्लान में शामिल किए ताकि हम उस बाबा को ना सबक सिखा सके। इसीलिए छेदी के सामने हमने देव बाबा का सारा भंडा फोड़ दिया। सब टुनटुनवा का प्लान था। 4 जासूसी किताब पढ़ के बोला कि एकदम बढ़िया प्लान बना है। और फिर टुनटुन के प्लान के हिसाब से तुमने और द्वारका ने बाबा को मार दिया। सर हम और द्वारका मारने गए थे, लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं मरा। रुक! रुक नीच! मार! मार! इसको मार तो दिए, लेकिन अब होगा क्या? हमने कहा मारा है? इसको तो देवी ने मारा है ना? अब सुनो, सबसे पहले रस्सा लेके इसको ऊपर लटकाते हैं। उसके बाद छेदी तुम जाओगे गांव देवी को तैयार करने। हम और द्वारका जाएंगे नौटंकी, और तुम वहां से सीधे गांव से नौटंकी में आओगे। सुबह तक नौटंकी में बने रहोगे, और जब गांव के लिए वापस जाओगे ना, तो साथ में 1-2 आदमी होना चाहिए जो गवाही दे सके कि तुम सुबह तक नौटंकी में थे। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले रास्ता से टांगते इसको। कितना भी जासूसी उपन्यास पढ़ लो, पुलिस 4 हाथ आगे ही रहेगी। अब 20 साल जेल में बैठकर यही सबक दोहराते रहना कि अपराधी कितना भी चाल चल ले, आखिरी चाल पुलिस ही चलती है। ज्यादातर अपराध की जड़ में विवेकहीनता और अज्ञान ही होता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपराध का सहारा लेना यदि विवेकहीनता है, तो उस अपराध के परिणामों से अनजान रहना अज्ञानता। गांव शिवना जिला सरन बिहार के इस वाकये में अंधविश्वास का भी एक बड़ा भयानक पहलू था। अपने जीवन की बागडोर को ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों को सौंपना मूर्खता ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति निर्ममता भी, जैसा कि छेदीलाल ने अपनी पत्नी के प्रति किया। इसके परिणाम कितने भयानक निकले ये सभी ने देखा। सब कुछ स्वाह हो गया। छेदीलाल और उसके दोस्तों को पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आईपीसी की धारा 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। टुनटुन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौरी पर लगा कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। क्राइम पेट्रोल एक बार फिर आपसे यही विनती करेगा कि अपने जीवन को ज्ञान, विवेक, कर्म और तर्क के आधार पर चलाएं। नैतिकता और न्याय का दामन थामें, सतर्क रहें और किसी को, आपको या आपके अपनों को बहकाने ना दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।